कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्रोएशिया वर्क परमिट प्रोसेसिंग टाइम, मतलब कितना टाइम लगता है दोस्तों वर्क परमिट हासिल करने के लिए क्रोएशिया का। इसमें कुछ स्टेजेस हैं जो कि आपको समझना जरूरी है, ताकि क्या है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है और किस किस सिटी में ज़्यादा टाइम लगता है, वो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करें। दोस्तों जो वर्क परमिट प्रोसेस है इसमें कुछ अथॉरिटी इन्वॉल्व है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और HGG। जो इम्पोर्टेंट जो है रोल होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, जो कि आपका जो वर्क परमिट है वो इशू करते हैं, और जो HGG है क्रोएशियन लेबर मार्केट टेस्ट जो होता है वो करना पड़ता है। तो पहला स्टेप जो ये होता है कि जैसे को आप किसी एजेंसी के पास जाते हैं, वहां पे आपको एजेंसी का अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करते हैं और क्रोएशिया में रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पहले क्या करते हैं, जो आपके एम्प्लॉयर क्रोएशिया में, वो एक लेबर मार्केट टेस्ट करते हैं। 15 दिनों के अंदर आपको मालूम चल जाएगा कि ये लेबर मार्केट जो है कि अगर पॉजिटिव ओपिनियन देती है कि हाँ भाई आप बंदा हायर कर सकते हो फॉरेन कंट्री से, तो आप हायर कर सकते हो। अगर वो बोलते नहीं नहीं हमारे पास ऑलरेडी बंदा यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि कोई EU सिटीजन है या EEA सिटीजन है, तो उन लोग को पहले ये प्रायोरिटी देते हैं। अगर वहाँ यहाँ पे इस कंट्री में वो लोग नहीं है काम करने के लिए, तो ही जाके जो फॉरेन बंदा है उसको हायर करते हैं और उसको जो है वर्क परमिट इशू करता है। जो लेबर मार्केट टेस्ट का टाइमिंग है वो एज पर डेटा कहता है कि 15 दिनों के अंदर ये लोग जो आपके एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कोई बंदा है नहीं। अगर कोई बंदा हुआ तो ये लोग आपको मना कर देंगे, और अगर इनके पास यहाँ पे इस कंट्री में वो सेम बंदा, वो सेम प्रोफेशन नहीं है, तो क्या करते हैं, आपको पॉजिटिव जो है कि ओपिनियन दे देते हैं कि हाँ आप बंदा जो है फॉरेन से हायर कर। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों कि किस किस, इसमें ऐसा नहीं है कि हर किसी का लेबर मार्केट टेस्ट होता है, ऐसा नहीं है। कई जो है कि कैटेगरी है, कई प्रोफेशनल है जिसमें जो है कि आपका जो है लेबर मार्केट टेस्ट नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों, जो मल्टीनेशनल कंपनी में जो बंदा काम कर रहा है, वो अगर क्रोएशिया ब्रांच में शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको कोई भी लेबर मार्केट टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। सीजनल वर्कर जो है उसके लिए कोई लेबर मार्केट टेस्ट जरूरत नहीं होती दोस्तों। EU ब्लू कार्ड होल्डर है उनको भी कोई जो है कि ये भी एग्जेम्प्ट है, इनका भी कोई लेबर मार्केट टेस्ट नहीं होता। तो फैमिली मेंबर जो भी यहाँ के लोकल है, अगर सिटीजन है या कोई यूरोप कंट्री या कोई सिटीजन है, उनका लेबर मार्केट टेस्ट बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। और दोस्तों ऐसे भी जो ऑक्यूपेशन है जो कि इस कंट्री में क्रोएशिया में शॉर्टेज है, उनका भी लेबर मार्केट टेस्ट बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। तो जो लोग को मैंने अब नाम बताने वाला हूँ वो सारे जो है कि उनका लेबर मार्केट टेस्ट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कारपेंटर है, वेल्डर्स है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर्स है, यहाँ पे क्रोएशिया में इनकी शॉर्टेज है, इसलिए इनका जो है लेबर मार्केट टेस्ट नहीं होता। जो हॉस्पिटलिटी में है और जो शेफ है जिनको लोकल खाना बहुत अच्छी तरीके से आता है EU का, तो वो लोग का भी जो है कि कोई भी लेबर मार्केट टेस्ट नहीं होता दोस्तों। ट्रक ड्राइवर का भी कोई लेबर मार्केट टेस्ट नहीं होता है। हेल्थ केयर का, डॉक्टर का और जो नर्सेस है उनका भी कोई लेबर मार्केट टेस्ट नहीं होता क्रोएशिया में। IT प्रोग्रामर हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, स्किल ट्रेड, बचर्स, ऑटो मैकेनिक, ऑटो बॉडी वर्कर, ऑटो पेंट्स वर्कर, इनका भी कोई लेबर मार्केट टेस्ट नहीं होता दोस्तों। या अगर कोई साइंटिस्ट है, कोई प्रोफेशनल ऐसा है कि जो कि टेम्पररी कोई काम करने आ रहा है, तो उनका भी कोई लेबर मार्केट टेस्ट नहीं होता। अगर आप दोस्तों इन कैटेगरी में आते हैं तो आप जो है कि इस जो लेबर मार्केट टेस्ट है LMT, इससे एग्जेम्प्ट है, आपको कोई भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक बात और है, और दोस्तों क्या होता है कि जो कंपनी आपको हायर करने वाली है उनको पता होता है कि यहाँ पे जो है कि लेबर मार्केट टेस्ट की जरूरत है, तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरी कैटेगरी में आपका जो वर्क परमिट है वो इशू करवाते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आया था, मेरा प्रोफेशन मशीन ऑपरेटर का है और इन्होंने मुझे दूसरे कोई प्रोफेशन का जो वर्क परमिट इशू किया। इनको पता था कि अगर मैं वही मशीन ऑपरेटर में जो है कि करवाऊंगा तो यहाँ पे ऑलरेडी मशीन ऑपरेटर अवेलेबल है, हो सकता है कि यहाँ पे उनको LMT देना पड़े, मतलब जो लेबर मार्केट टेस्ट है वो करवाना पड़े, इसलिए उन्होंने मेरे को वर्क परमिट जो दूसरा दिया। तो ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों। जैसे ही आपको वर्क परमिट जो कोई देगा, तो आपको वो जानते हैं कि हाँ भाई, जो एम्प्लॉयर आपके वो भी जानते हैं कि हाँ ये कैटेगरी में अगर मैं वर्क परमिट इशू करवाता हूँ तो मेरे को दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो लोग भी क्या करते हैं, वो दूसरे जो कैटेगरी जो LMT के अंडर में आती है, जिसमें कोई भी लेबर मार्केट टेस्ट होता नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, इस कैटेगरी में वो जो है कि वर्क परमिट इशू करवाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपको LMT के अंदर नहीं है, जो लेबर मार्केट टेस्ट के अंदर नहीं आता, तो क्या करता है। जैसे ही आपका जो एम्प्लॉयर है वो सारे जो फॉर्म है आपके, वो फॉर्म लेके सबमिट करते हैं पुलिस स्टेशन में, आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, क्योंकि जो वर्क परमिट है आपका पुलिस स्टेशन के द्वारा ही वर्क परमिट इशू होता है। तो वो जो जितने भी फॉर्म वगैरह है आपके जो फॉर्म आपने जो डॉक्यूमेंट दिए, इनके जो कंपनी के डॉक्यूमेंट है, ये सारे अटैच करके जाते हैं पुलिस स्टेशन में, वहाँ सबमिट करते हैं। देखो एज पर डेटा जो सोर्स है, जो वेबसाइट है, वो कहती है कि हम 30 दिन के अंदर ही
आपका वर्क परमिट इशू कर देते, ठीक है ना। मगर ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, ठीक है ना। रियल लाइफ में क्या होता है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इनके पास जो है कि बहुत ज़्यादा वर्क परमिट के जो है कि एप्लीकेशन आते हैं। इसकी वजह से उनको डिटेल में चेक पहले क्या वेरीफाई करना पड़ता है, ये वेरीफाई करते पहले, ये वेरीफाई करने के बाद ही आपका वर्क परमिट इशू करते। तो ये इस वजह से भी आपका टाइम डिले होता है। वैसे ऑफिशियल कहती है 30 दिन के अंदर अंदर देना है, मगर कई बार इस वजह से भी देर हो जाता है। और प्लस डिपेंड करता है दोस्तों कि आप किस सिटी में जो है कि आप वर्क परमिट आपका इशू हो रहा है, क्योंकि कई सिटीज़ जो है वहाँ पे क्या होता है कि वो जो बड़ी सिटी है वहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं, जो छोटी सिटी है वहाँ पे एप्लीकेशन कम आते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा डिले का क्या होता है कि दोस्तों, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, अगर कंपनी ने आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, इसकी वजह से भी वो दोबारा आप उनको जो है कि डॉक्यूमेंट देना पड़ जाता है। या कोई ऐसी जॉब है दोस्तों जो कि ज़्यादा डिमांड में है और उनके लिए बंदे नहीं मिल रहे, तो पहले वो क्या करते हैं, उनको प्रायोरिटी करते हैं। मतलब जो लेबर शॉर्टेज है पहले उनको फोकस करती है जो पुलिस स्टेशन वाले, कि हमको इस कैटेगरी में हमको पहले वर्क परमिट इशू करना है, उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि कई बार आपका टाइम थोड़ा देर में होता है और जिनका जो प्रायोरिटी है उनको पहले जो है कि वर्क परमिट दिया जाता है, जो कि लेबर मार्केट शॉर्टेज में आता है। अब मैं बताता हूँ दोस्तों कौन सी सिटी में जो है कि वर्क परमिट जल्दी मिल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हाई चांसेस है कि जल्दी आपको वर्क परमिट मिल जाता है। तो सिटी का नाम है दोस्तों दुब्रोनिक है, स्प्लिट है, जदार है, पुला है। ये कुछ सिटीज है यहाँ पे क्रोएशिया में। इनका जो वर्क परमिट जो ड्यूरेशन है जो मिलने का, इनका बहुत कम है। मतलब ये 1 महीने के अंदर ही आपको परमिट जो है कि ये इशू कर देते हैं। ये अपने टाइम से रहते हैं या कभी कभी जल्दी भी कर देते हैं, ठीक है। कई सिटीज ऐसे हैं दोस्तों जो कि बहुत जो है कि देरी में उनका जो वर्क परमिट इशू होता है, क्योंकि उनके पास एप्लीकेशन ज्यादा होते हैं। जैसे कि जागरेब है, जैसे कि रिएका है, जैसे कि ओसी1। इन कुछ सिटीज में जो कि हाई वॉल्यूम में एप्लीकेशन जाते हैं, इसकी वजह से जो है कि डिले हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आप इंटरनेट में और भी इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने बारे में बात करता हूँ, मेरा वर्क परमिट कितनी देर में आया था। तो जो मेरा वर्क परमिट है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर आ गया था, क्योंकि मेरा जो लोकेशन है वो वाराणसी पड़ता है और वाराणसी में उस टाइम में इतना एप्लीकेशन जो है कि नहीं थे। और जो मेरा वर्क परमिट इशू का टाइम था वो था मई का टाइम। तो मई के टाइम में ऑलरेडी जो सीजनल वर्कर है उनको ऑलरेडी वीजा वर्क परमिट मिल चुका था, तो वो लोग ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके थे। वाराणसी सिटी इंडस्ट्री एरिया है और यहाँ पे जो है कि मेरे को 1 महीने के अंदर ही मेरे जो है कि वर्क परमिट मिल गया था। और कई दोस्तों के दिमाग में ये बात भी आती है दोस्तों कि हम वर्क परमिट ट्रैक कैसे कर सकते हैं। देखो, वर्क परमिट जो ट्रैक करने का सिस्टम जो है आपके एम्प्लॉयर के हाथ में ही होता है। बट अगर आपको पता है किस पुलिस स्टेशन से आपका जो है कि जो वर्क परमिट इशू हो रहा है दोस्तों, तो आप ये कर सकते हैं कि वर्क परमिट का जो कुछ नंबर अगर आपके एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है वो सेम मेंशन करके आप उस पुलिस स्टेशन में ईमेल करके पूछे कि भाई मेरा वर्क परमिट जो है कि कहाँ तक मेरा प्रोसेस पहुंचा है, और रिक्वेस्ट करें उनसे। हो सकता है कि वो आपको रिप्लाई दे, हो सकता है कि आपको वो हेल्प करे। बट ये है कि दोस्तों आपका एम्प्लॉयर ही ट्रैक कर सकता है आपका जो वर्क परमिट ड्यूरेशन, कब आपका वर्क परमिट आने वाला है या कितना दिन और लगेगा, ये एम्प्लॉयर के हाथ में होता है। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात करता हूँ दोस्तों अब मैं जो वीजा स्टाम्पिंग की। दोस्तों क्या होता है, इंडिया हो या दूसरी कोई भी कंट्री हो, जब वीजा स्टाम्पिंग की बात आती है तो दोस्तों अगर एम्बेसी चाहती है कि आपको जो है कि वीजा स्टाम्प देना है, तो ये लोग क्या करते हैं 2 हफ्ते से पहले, आपका ट्रेवल डेट से 2 हफ्ते से पहले ही आपको पासपोर्ट पकड़ा देती है। मगर अगर एम्बेसी डिसाइड करती है कि आपको परमिट नहीं देना, उनको कुछ डाउट होता है, तो वो क्या करते हैं, एक फॉर्म होता है रिजेक्शन फॉर्म, रिफ्यूजल फॉर्म। वो रिफ्यूजल फॉर्म में देखो टिक मार्क करके जो दिया जाता है। कई दोस्तों को, मेरे कई व्यूवर्स को 8 नंबर रिफ्यूजल आया। तो 8 नंबर रिफ्यूजल का मतलब ये होता है दोस्तों, एम्बेसी को, जो क्रोएशियन एम्बेसी है उनको जो है कि डाउट है आपके डॉक्यूमेंट पे। और ये नहीं हो सकता कि आप ही का डॉक्यूमेंट पे डाउट है, हो सकता है कि कंपनी का डॉक्यूमेंट है, या कंपनी जो है कि इलीगली कुछ एक्टिविटी कर रही है, या ऐसा हो सकता है कि कुछ भी टैक्स बचा रही है, कुछ भी ऐसा कुछ एरर है कंपनी का भी। इसकी वजह से भी ये लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं अभी, और फिलहाल जो है 8 नंबर लिख के और वीजा रिफ्यूजल में डाल दे रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों बेफिक्र रहे। और इसके जो वीजा रिफ्यूजल का क्या करना आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट मैंने ये वीडियो का मकसद ये था दोस्तों कि मैंने आपको वीजा स्टाम्पिंग और वर्क परमिट ड्यूरेशन का जो बारे बताया गया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको देख के समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें।